अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ड्रग्स। ठीक है। दोज ड्रग विच वी आर यूज फॉर द प्रॉब्लम इन रिस्पायरेटरी सिस्टम यू यू पीपल नो वेरी वेल। ठीक है। अच्छा, तो रिस्पायरेटरी ड्रग में आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू define the antihistamine, decongestant, antitussive, and expectorant. List the drug group that are used for the COPD, asthma. ठीक है। And the third one objective is explain the therapeutic effect, side effect, toxic level. Please आप सब लोग अपना 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 कैमरा ऑफ कर ले। ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा एहतियात कर लिए। अभी मैंने लिंक डायरेक्ट शेयर कर लिया, तो इसमें जो बंदा जो है डायरेक्टली आ जाता है, लिंक ज्वाइन करते हैं, तो इसका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात कर लें। अच्छा, तो जाते हैं, स्टार्ट लेते हैं अभी। ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लोग खुद पढ़ ले। इंशाल्लाह एक एक ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे एक एक क्लास में। एंटीहिस्टामिन क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तो हिस्टामिन का पता होना चाहिए। हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय आवर इम्यून सेल्स। ठीक है। हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल है, जो मास्ट सेल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, Era siapa nih seseorang? वो इन रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जिन वो क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। जो कि क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, रनी नोज, स्नीजिंग, इचिंग एटसेट्रा। ये इट इज अ साइन ऑफ एलर्जी। ठीक है। और ये इन रिस्पॉन्स टू। अच्छा, एक ने मैसेज कर लिया कि आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे तो मेरा माइक ऑन है, अभी आ रही है। जी सर आवाज आ रही। अच्छा, इन रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जिन। एलर्जिन को कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोल्ड वेदर भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, पोलन भी हो सकता है। ठीक है। विच काज एलर्जी, दैट इज कॉल्ड एलर्जिन। तो इन रिस्पॉन्स अगर वो हिस्टामिन रिलीज हो जाए, इसको रोकने के लिए, इसके साइन एंड सिम्टम को खत्म करने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्रग आर अदर कंपाउंड दैट इनहिबिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अभी मैंने आप लोगों को हिस्टामिन का बता दिया कि वो सिम्टम्स, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं। अच्छा, यूज स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। स्पेशली क्या, किस किस चीज में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज में। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या है, सिट्रजिन है, क्लोरोफिनेरामीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है, एंड फिक्सोफेनाडिन एंड लोराटाडीन। ये तो यहाँ पर इन लोगों ने मिक्स दिए हैं, बट आजकल जो आए हैं इसमें फर्स्ट जनरेशन भी है, सेकंड जनरेशन भी है, एंड थर्ड जनरेशन भी है। अभी लास्ट में आप लोगों के साथ में एक पिक्चर शेयर करूंगा, उसमें मैंने इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन सा जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड और थर्ड। अच्छा, ये क्लोरोफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, ये दोनों जो है ये फर्स्ट जनरेशन है। आजकल ये मतलब ओल्ड हो गए हैं, अभी हम सेकंड और थर्ड जनरेशन यूज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन है और ड्राउजीनेस काज करते हैं। इसका बड़ा जो साइड इफेक्ट होता था वो ड्राउजीनेस था, मतलब बंदा सेडेट हो जाता था इससे। अच्छा, ये सेट्रेजीन और फिक्सोफेनाडिन, ये दोनों थर्ड जनरेशन के हैं और ये नॉन ड्राउजी है। ठीक है। लास्ट में जो है लोराटाडीन। लोराटाडीन सेकंड जनरेशन है और ये भी नॉन ड्राउजी है। ठीक है। मतलब इट डोंट काज एनी ड्राउजीनेस। अच्छा, एविल टेबलेट जो हम यूज करते हैं, फिनेरामीन मेलेट, वो भी एंटीहिस्टामिन है। इन द नेक्स्ट स्लाइड दे गिवन डीकंजेस्टेंट। अब आते हैं डीकंजेस्टेंट किस चीज को कहते हैं। Type of pharmaceutical drug that is used to relieve the nasal congestion in the upper respiratory tract. Nasal congestion किस चीज को कहते हैं, वो जो स्टफी नोज, मतलब हमारा, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल नाक बंद होता जा रहा है या हमारा नाक बिल्कुल बंद सा फील होता है, इसको हम नेजल कंजेशन कहते हैं।
एंड इट इज अ सिम्टम ऑफ अ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसको कंजेशन मीन ब्लॉक होना, और डिकंजेशन मीन अगेंस्ट कंजेशन जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। तो the active ingredient in most decongestant is either pseudoephedrine or phenylephrine। pseudoephedrine and phenylephrine आजकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है अगेंस्ट कंजेशन वो हम यूज करते हैं। एग्जांपल क्या है इसके? ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफिरिन एंड pseudoephedrine। फिनाइलेफिरिन एंड pseudoephedrine को का अभी हमने बता दिया कि दिस इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट अगेंस्ट कंजेशन, ठीक है। कंजेशन की समझ आ गई सबको? और ये कंजेशन क्यों होता है? वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। या हमारे जो फ्रंटल साइनसेस हैं, ठीक है, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू कोल्ड वेदर भी हो सकता है, ड्यू टू एनी एलर्जन भी हो सकता है, गर्द गुबार की वजह से भी हो सकता है, तो फिर हमारा जो नाक है वो बंद हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। इसके लिए हम फिर डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर इज एंटू एंटी ड्रग, मतलब कफ के लिए हम जो सिरप यूज करते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, इसको हम एंटीट्यूसिव कहते हैं। कफ सप्रेसेंट भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, कफ सेंटर हमारे मेडुला ओब्लांगेटा में है। Cough is itself a sign of any disease, or it means that there is something issue। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर में या लोअर में कोई इशू चल रहा है, इसीलिए हमें कफ आ रहा है, ठीक है। कफ इज नॉट अ डिजीज, कफ इज नॉट मतलब एनी सिंड्रोम या डिजीज। ये खुद एक सिम्टम है, मतलब नीचे कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए हमें क्या आ रहा है? कफ आ रहा है, ठीक है। तो पहले जब अगर किसी को रिस्पायरेटरी सिस्टम या जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई भी मसला आ जाए, डिजीज जो है काज हो जाए, तो फर्स्ट हमने कफ को सप्रेस नहीं करना है। पहले हमने काज को खत्म करना है, जब काज खत्म हो जाए कफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूसिव जो है वो क्या करता है? टेंडिंग आर हैविंग द पावर। इसमें कौन सा पावर होता है? टू एक्ट एज अ कफ सप्रेसेंट। एज अ कफ सप्रेसेंट क्या करता है? काम करता है। अच्छा, डिराइव फ्रॉम ओपियाइड। ओपियाइड कौन से हैं? ओपियाइड ओपियम बेस फार्माकोलॉजी में पिछले मतलब यूनिट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओपियम बेस जो है ड्रग, जो कि ड्राउजीनेस या सेडेशन काज करता है, ठीक है। कैन इंक्रीज द सेरोटोनिन लेवल एंड may interact with other medicine that also increase the serotonin level। हमारे बॉडी में ये सेरोटोनिन लेवल को भी इंक्रीज कर सकता है। और आल्सो मतलब वो ड्रग जो सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में, तो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी सेरोटोनिन लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगा और वो भी। तो इसको हम फिर देखते हैं कि कौन से ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन है या नहीं है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? फ्लोकोडीन, कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। अच्छा, आजकल इसमें भी ड्राउजी और नॉन ड्राउजी वो आए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में chronic obstructive pulmonary disease drug used to treat the COPD। इसमें हम वो ड्रग पढ़ेंगे जो कि सीओपीडी में हम यूज करते हैं। अच्छा, सीओपीडी इज नॉट सिंपल डिजीज, और ये कम्बिनेशन ऑफ साइन सिम्टम होता है। मतलब एक होता है ना, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फिजीमा हो गया, एस्थमा हो गया, लेकिन सीओपीडी में ये सारे डिजीज एक ही टाइम पे आती है और ये क्रॉनिक होता है, ठीक है। नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ लंग कंडीशन दैट काज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ये ग्रुप ऑफ लंग कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि ये एक डिजीज नहीं होता, और इसमें क्या हो सकता है? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब पेशेंट सांस नहीं ले सकता। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आती है? इंक्लूड एफिजीमा, डैमेज टू दियर एयर सेक इन लंग्स। जब हमारे अल्व्यूलाई या ईयर सेक्स डैमेज हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंटली। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्फिजीमा कहते हैं। अच्छा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे। तो अगर ये दोनों कंबाइन एक पेशेंट में हो, तो फिर इसको हम सीओपीडी कहते हैं, और दिस इज द वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या होता है? मसला होता है, तकलीफ होता है। इसके लिए फिर हम कम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देते हैं? ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं,
क्योंकि ब्रोंकाइटिस की वजह से जितने भी एयरवेज हैं, जितने भी वहाँ पे ब्रोंकियोल हैं, ब्रोंकाई हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ठीक है, कार्टिकोस्टीराइड देते हैं। स्टीराइड का आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि इट एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, वो इनहेल फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं और टेबलेट फॉर्म में ओरल में भी दे सकते हैं। अच्छा, मिथाइल जिंटीन। मिथाइल जिंटीन आल्सो एक्ट एज अ व्हाट, ब्रोंकियो डायलेटर। ठीक है, ये भी एक केमिकल है, एक ड्रग है जो कि ब्रोंकियो डायलेटर, एज अ ब्रोंकियो डायलेटर हम यूज करते हो, एंड इट रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे। हमारे एयरवे में, हमारे ब्लड वेसल में स्मूथ मसल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वो रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो हमारे एयरवेज क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ड्रग, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, म्यूको एक्टिव ड्रग। म्यूको एक्टिव मतलब वहाँ पे कभी कभार इस तरह होता है कि ड्यू टू म्यूकस भी वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है और एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो म्यूको एक्टिव ड्रग्स वो ड्रग जो म्यूकस को जो है वहां से इसको हम म्यूकैलेटिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ताकि वो जो म्यूकस वहां पे बना है वो थिन कर ले और पेशेंट जो है इसको कफ के साथ साथ बाहर निकाले के जो एयरवेज होते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वैक्सीन भी देते हैं। ठीक है, मतलब वैक्सीन भी लगाते हैं और एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं कि कोई और डिजीज काज ना हो जाए अगर इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो, निमोनिया वगैरह एक्सेट्रा, तो हम एंटीबायोटिक तो हम लाजमी देंगे क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है सीओपीडी में। और अगर हम एंटीबायोटिक भी ना दें तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज की चांसेस फिर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये है सीओपीडी मेडिकेशन। ठीक है, हमने ऊपर ऊपर स्लाइड में कहा ना कि इसमें हम कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन भी देते हैं, इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर भी देते हैं, और साथ साथ में मिसेलेनियस ड्रग्स और भी कुछ काम या कुछ मयर्स ऐसे हैं कि हमने इसको लेने हैं सीओपीडी, मतलब सीओपीडी के लिए। ठीक है, डिजीज के लिए। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन में क्या क्या आता है, कार्टिकोस्टीराइड। से पहले भी मैंने बता दिया कि स्टीराइड इज इटसेल्फ अ एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो इसमें एक इनहेल्ड है, एक सिस्टेमिक है। इनहेल्ड वही है जो कि हम थ्रू न्यूबिलाइजर वगैरह देते हैं। हम न्यूबिलाइजेशन करते हैं ना, पेशेंट को कहते हैं कि एटिमक्लेनिन कभी कभार मिक्स करते हैं, सल्ब्यूटामोल वगैरह, वो तो ब्रोंकियोडायलेटर है। लेकिन वो बिक्लामिथासोन, ठीक है, बुडिसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन एंड मोमेटाजोन, ठीक है, ये इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी हम यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा हम सिस्टेमिक, सिस्टेमिक जो है प्रेडनिसोलोन देते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वो सलोकार्टिफ के नाम से जो आते हैं, हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, अच्छा, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, द नेक्स्ट, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन में आता है। इसमें एक नॉन सेलेक्टिव है, वो थियोफाइलिन है, और सेलेक्टिव में जो है आ, आ, क्या है, रोफ्लोमिलसेट। ठीक है, रोफ्लो रोफ्लोमिलास्ट। अच्छा, ये फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। द नेक्स्ट वन इज इनहेल ब्रोंकियोडाइलेटर। अब जो ब्रोंकियोल है, जो एयरवेज है, इसको हमने डायलेट भी करना है ताकि पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो खत्म हो जाए। इसमें एक शॉर्ट एक्टिंग है, इसको हम साबा कहते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग एक्टिंग है, इसको शॉर्ट एक्टिंग को साब कहते हैं और लॉन्ग एक्टिंग को क्या कहते हैं, साबा। जो हम सल्ब्यूटामॉल, वेंटुलिन, वेंटुलिन जो ड्रॉप्स हम यूज करते हैं ना नेबुलाइजर के थ्रू, वो क्या होते हैं, सल्ब्यूटामॉल होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक में क्या है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो एटेम के नाम से आते हैं। ठीक है, थ्रू नेबुलाइजर हम देते हैं। मिसेलेनियस, हमने इसके साथ और क्या क्या करना होगा, एंटीबायोटिक भी देना होगा, स्मोकिंग सिजेशन भी करनी होगी, स्मोकिंग सिजेशन मेडिकेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन भी करना है, होम O2 थेरापी, पेशेंट फिर सेचुरेशन ड्रॉप करता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या देते हैं, O2 भी देते हैं, ऑक्सीजनेशन थेरापी भी करते हैं। अच्छा, अब एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रोंकियोडायलेटर क्या चीज है, या इसके बाद जेंटीन क्या चीज होती है, या जो है मतलब स्टीराइड, कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, सारा सब कुछ एक एक जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। Bronchodilators are medication used to facilitate the respiration
बाय डायलेटिंग द एयरवे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एयरवे को क्या करता है, डायलेट करता है। दे आर हेल्पफुल इन symptomatic relief or prevention of bronchial asthma and from bronchospasm associated। ठीक है। अच्छा, ये तो itself इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, ठीक है। वहां पर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो ब्रोंकियोस्पाज्म हुआ है, इसको सिम्टोमेटिकली रिलीव करने के लिए या ब्रोंकियल एस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, ब्रोंकियो डायलेटर्स। ये कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, जेंटीन्स, सिम्पेथोमेमेटिक, ठीक है। सिम्पेथोमेमेटिक मीन जो कि जिस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम, वो ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो इसको हम सिम्पेथोमेमेटिक भी कहते हैं। और एंटी कोलिनर्जिक एक होता है, कोलिनर्जिक एक होता है एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक की एक्टिविटी भी जो है नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं, सिम्पेथोमेमेटिक एंड एंटी कोलिनर्जिक आर सेम थिंग्स बट मूड ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। अच्छा, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटीन है, ठीक है। जेनेरिक नेम क्या है, अमाइनोफाइलिन, केफीन, डोफाइलिन, थियोफाइलिन। ये सिरप फॉर्म में भी आते हैं और टेबलेट में, ये सारे केमिकल इसमें होते हैं। और ये राइट साइड पे इसके ब्रांड नेम है, ठीक है। द सेकंड वन इज sympathomimetic। sympathomimetic mean which mimic the sympathetic nervous system। sympathetic nervous system की तरह जिस तरह एल्ब्यूटरॉल हो गया, आर्फामिट्रॉल हो गया, एफेड्रिन हो गया, एपिनेफ्रीन हो गया, फ्रिमिट्रॉल हो गया एंड इंडिकाटिरॉल हो गया। इसको हम सिम्पेथोमिमेटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज इट एक्टिवेट आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपके जितने भी एयरवेज हैं, स्मूथ मसल है, वो रिलैक्स हो जाएंगे, आपके प्यूपल डायलेट हो जाएंगे। तो इसको हम फिर यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। एक जगह पर तो हम इसको वेजो मतलब वेजोडाइलेटर आर ब्रोंकियोडाइलेटर कहते हैं, बट जो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो हार्ट बीट इंक्रीज होना, प्यूपल डायलेट होना, ठीक है, वो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे बिकॉज इट एक्टिवेट आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, एंटी कोलिनर्जिक एक होता है कोलिनर्जिक विच एक्टिवेट आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट एंटी कोलिनर्जिक एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वही वाली चीज है, ठीक है। इसमें एप्राट्रोपियम जो कि एटम्स के नाम से आते हैं, एप्राट्रोपियम एंड टाइट्रोपियम, और राइट साइड पे इसके क्या है, ब्रांड नेम है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में जेंटीन क्या चीज होती है, ठीक है। द जेंटीन comes from a variety of naturally occurring sources. These drugs were once the main treatment choice for asthma and bronchospasm, since they have a relatively narrow margin of safety and interact with many other drugs। ठीक है। अच्छा, नेरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस चीज को कहते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है ना कि नेचुरली अकरिंग सोर्सेज से हम लेते हैं और इसको हम एज अ ब्रोंकियोडायलेटर यूज करते हैं, बट इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, मीन दे आर रिलेटिवली रिस्क बिकॉज इट इंटरेक्ट विद अदर ड्रग। ये थोड़े से रिस्की होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका क्या है, थोड़ा सा नेरो है। तो अगर इसको हम देते हैं तो फिर दूसरे ड्रग को भी देखना चाहिए कि इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम एक चीज के लिए दे दें और पेशेंट पे वो रिएक्शन करे या कोई और मसला जो है वो पेशेंट में वो पैदा हो जाए या निकले, ठीक है। अच्छा, नो लॉन्गर कंसिडर्ड द फर्स्ट चॉइस ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर जो है कंसिडर नहीं होता, इससे पहले हम कुछ और ड्रग्स देते हैं। अगर इससे भी ना हुआ तो फिर हम क्या देते हैं, जेंटीन देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ जेंटीन इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है। इसका क्या होता है, स्मूथ मसल पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मैंने पहले भी कहा कि ये क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगा तो हमारे जो एयरवेज होते हैं वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, both in the bronchi and in the blood vessel। अच्छा, xanthine also inhibit the release of slow reacting substances of anaphylaxis and histamine, decreasing the bronchial swelling and narrowing the occur
एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू केमिकल। जो एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। एनाफिलेक्सिस क्या होता है? नॉर्मली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड टुवर्ड एलर्जन, ठीक है। मतलब हमारा जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को डस्ट से एलर्जी है, ठीक है। जब डस्ट जैसे ही अंदर जाएगा तो एनाफिलेक्सिस रिएक्शन इसको हम कहते हैं। तो वही वाला प्रोसेस होगा, वही वाली एलर्जी काज होगी, वो रनी नोज, मतलब वाटरी आईज, इचिंग वगैरह सारा सब कुछ स्टार्ट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एनाफिलेक्सिस। तो इसी केस में भी हम क्या देते हैं? जेंटीन देते हैं। अच्छा, जेंटीन्स आर इंडिकेटेड फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम और प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। वही वाली बात हो गई जो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की। रिवर्सल ऑफ ब्रोंकियोस्पाज्म एसोसिएटेड विद सीओपीडी। सीओपीडी में जब ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाए, जो ब्रोंक्यूल होते हैं वो सुकड़ जाए, स्पाज्म इसमें आ जाए, तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या देते हैं हम? जेंटीन। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा? सीएनएस पे इसका इफेक्ट मतलब पेशेंट इरिटेबल होगा, रेस्टलेसनेस होगी, डिजीनेस होगी। कार्डियोवास्कुलर पे इसका पल्पिटेशन, ठीक है, बिकॉज इट एक्ट एज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिस तरह काम करते हैं। तो पल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट इसका इंक्रीज होगा, पेशेंट को फील होगा, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज भी हो सकते हैं। अदर जो होते हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर एंड फ्लशिंग। और जेनिटो यूरिनरी में क्या होगा? प्रोटीनूरिया, मतलब यूरिन में पेशेंट के यूरिन में क्या होगा? प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीनूरिया। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होगा? रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, अब सिम्पेथोमिमेटिक्स किस चीज को कहते हैं? सिम्पेथोमिमेटिक मीन विच मिमिक और क्या? सिंपैथेटिक सिस्टम, sympathetic nervous system. Drug that mimic the effect of sympathetic nervous system. One of the action of the sympathetic nervous system is the dilation of the bronchi, जो पहले आप लोगों को मैंने बता दिया। With increase the rate and depth of respiration, आपका respiratory rate भी increase हो जाएगा, heart rate भी increase हो जाएगा, और क्या होगा? Dilation of bronchi भी होगी। This is the desired effect when selecting a sympathomimetic as a bronchodilator। और ये वही वाले desired जो हमें चाहिए, वही इफेक्ट है जो कि यूज करते हैं एज अ ब्रोंकियोडायलेटर। अच्छा, थेरेप्यूटिक एक्शन इसका क्या है? स्पेसिफिक टू द बीटा रिसेप्टर्स फाउंड इन द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में और लंग्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा। हार्ट पर कौन सा रिसेप्टर होता है? अल्फा, ठीक है। तो ये बीटा रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू व्हाट? बीटा रिसेप्टर। अदर अदर सिस्टमिक इफेक्ट इंक्लूड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज और हार्ट रेट विल increase the heart rate, vasoconstriction, and decrease the renal and GI blood flow. All the action of the sympathetic nervous system. ठीक है। अच्छा, epinephrine, the prototype drug, is the drug of choice for the adult and children for the treatment of acute bronchospasm, including that caused by anaphylaxis. Anaphylaxis की वजह से कभी कभार पेशेंट शॉक में चला जाता है, ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक जिसको हम कहते हैं। तो फिर इसी केस में हम क्या देते हैं? एपिनेफ्रीन। सम टाइम हम बच्चों में इस तरह करते हैं, एपिनेफ्रीन की जो है हम वो करते हैं, न्यूबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वो न्यूबलाइजर मास्क में डाल के इसको न्यूबलाइज करते हैं इसके साथ पेशेंट को, तो फिर क्या हो जाते हैं? वहाँ पे वेजोडाइलेशन काज हो जाते हैं और उसको वो सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आल्सो अवेलेबल फॉर इनहेलेशन, जिस तरह मैंने बात की इनहेलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके इंडिकेशन क्या है? कब हम यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं? लॉन्ग एक्टिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ब्रोंकियोस्पाज्म and prevention of exercise induced bronchospasm for patient with 2 year and older। कभी कभार इस तरह होता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए एज अ प्रोपाइलेक्सिस हम देते हैं। प्रोपाइलेक्सिस मीन फ्रॉम प्रियर, मतलब पहले से हम देते हैं ताकि इस पेशेंट को क्या ना हो? ब्रोंकियोस्पाज्म ना हो। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ bronchoconstriction in COPD, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द acute bronchospasm in adult
चिल्ड्रन आल दो एपिनेफ्रीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्या ब्रोंकियोस्पाज्म में, एडल्ट में, चिल्ड्रन में, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट एस्थमा अटैक इन चिल्ड्रन मोर देन 6 ईयर ओल्ड, मोर देन 6 ईयर ओल्ड पेशेंट में अगर एस्थमा अटैक्स आते हो तो इज अ प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन भी हम देते हैं, मतलब प्रियर टू अटैक। इस पे अभी इस्थमा अटैक नहीं हुआ है लेकिन पहले से हम इसको देते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन इसको हम देते हैं, जिस तरह हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अच्छा, सीएनएस पे इसका क्या इफेक्ट होगा, हेडेक, रेस्टलेसनेस कार्डियोवास्कुलर पे, पल्पिटेशन होगा, टेकिकार्डिया होगी, ठीक है। इसके साथ जो है स्किन पे पेलर, लोकल बर्निंग एंड स्टिंगिंग, ठीक है। रिस्पायरेटरी पे क्या इफेक्ट होगा, रीबाउंड कंजेशन विद नेजल इनहेलेशन, रीबाउंड कंजेशन, बार बार आपका कंजेशन भी होगा जिसको हम नेजल कंजेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अभी हमने जेनटीन पढ़ा, सिम्पेथोमिमेटिक पढ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एंटीकोलिनर्जिक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। मतलब हाफ हमने पढ़ा और हाफ अभी रहता है। तो इंशाल्लाह आज जो है 2-3 दफ़ा नेट का इशू भी आ गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।